हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 195 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द नारायण मेघाजी लोखंडे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, यानी इनको हिंदुस्तान का जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट हुआ था उसका जनक मानते हैं। सेकंड है ही वॉज अ मेंबर ऑफ फैक्ट्री लेबर कमीशन हुज वर्क लेड टू इनैक्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। तो इनको ऐसा माना जाता है कि ये फैक्ट्री लेबर कमीशन के मेंबर थे और इन्होंने ही काम किया था फैक्ट्री एक्ट 1891 बनाने के लिए। थर्ड है he was conferred the title of Rao Bahadur for his activities in the social reforms। तो चूँकि इन्होंने सामाजिक कार्य भी बहुत सारे किए थे तो उसी की वजह से इनको एक उपाधि दी गई थी जैसे कि राव बहादुर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो मैच द फॉलोइंग दे रखा है, एक तरफ फोक आर्ट फॉर्म्स है और एक तरफ रीजन है। आपको बताना कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। पहला है कैयाला, यह है रीजन है हिमाचल प्रदेश। सेकंड है पदेनी, रीजन है केरला। और थर्ड है चीरो, ये है असम। तो इसका सही आंसर है डी 1 एंड 2 ओनली, यानी कि पहला दूसरा सही है, थर्ड गलत है। जो चीरो है ये डांस है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो मिजोरम है वहाँ परफॉर्म किया जाता है। दिस डांस इंक्लूड 4 पीपल, इसमें 4 लोग होते हैं। इट इज़ द मोस्ट नोटेबल डांस ऑफ मिजोरम एंड द सेंटर फॉर अट्रैक्शन ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन इन द मिजोरम। सिमिलर डांस फॉर्म्स कुड बी फाउंड इन द ईस्ट इवन इन द फिलीपाइंस नोन एज तीनिक्लिंग। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं आकर्षण है मिजोरम का। ये फेस्टिव सीजन में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है क्योंकि ये वहीं का डांस है और इससे मिलता जुलता एक और डांस है जो कि फिलीपाइंस ईस्टर्न जो कंट्री हमारी एशियन की, वहाँ पे एक ऐसा ही सेम डांस किया जाता है, उसको तिनिलिंग बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following best describe the term inverted duty structure? नीचे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छा व्याख्या करता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। तो इसका सही आंसर है डी, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश्ड गुड्स इज लो एज कंपेयर टू द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल। तो इस पर कहने का मतलब कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है फिनिश प्रोडक्ट पे वो कम होती हैं अगर हम रॉ मटेरियल पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है अगर उससे कंपेयर करें तो इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑल द स्टेट। हमारा संविधान सभी राज्यों के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मतलब उसमें दिया गया है। सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। और हमारे संविधान में ऐसा दिया है कि जो हिंदी इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है वो हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी 2 ओनली, यानी सिर्फ सेकंड सही है। पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज इन आर्टिकल 343 to 351। तो हमारे संविधान में जो 17वां भाग है उसमें आर्टिकल 343 से 351 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनमें सभी ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करते हैं।
The Constitution provides that Hindi written in Devanagari script is to be the official language of the Union. और हमारे संविधान में ऐसा मौजूद है कि वो हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वही हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी इनको अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं। सेकेंड है, ही वॉज द राइट टू स्पीक एंड वोट इन द लोकसभा, यानी इनको लोकसभा में संसद में बोलने का अधिकार तथा वोट देने का भी अधिकार दिया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, इधर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। इनका अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति करते हैं और इनको सिर्फ बोलने का अधिकार है, वोट करने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब ये दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वर्ड एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की थी, आपको बताना है। पहला है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, सेकंड है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, थर्ड है बहिष्कृत हितकर्मी सभा। तो इसका सही आंसर है बी, 2 और 3 ओनली, यानी कि सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास था ये एक पॉलिटिकल फ्रंट थी ताकि वो दलित वोटर को मोबिलाइज किया जा सके, और ये बना था 1935 में विद बाबू जगजीवन राम, अ दलित लीडर फ्रॉम बिहार एज अ प्रेसिडेंट। बाबू जगजीवन राम इसके अध्यक्ष थे और ये 1935 में बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू द प्रोपोर्शनल टैक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो प्रोपोर्शनल टैक्स के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स इन विच द टैक्सिंग रेट प्रोपोर्शनली इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन इनकम लेवल। कहने का मतलब ये एक ऐसा इनकम टैक्स है, आय पर लगने वाला टैक्स है जिसको जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ाया जाता है। सेकंड है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लैट टैक्स, और इसको फ्लैट टैक्स भी बोलते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। हाँ, ये इनकम के साथ टैक्स बढ़ता है ठीक है, लेकिन वैसे प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ता है, एक स्लैब बेस्ड होता है कि इतने से इतने स्लैब में इतना होगा, तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, इसलिए उसको फ्लैट टैक्स भी बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सलाइन सॉइल्स ऑफ इंडिया। जो भारत में ऊसर सॉइल होते हैं जिनको सलाइन भी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, दीज सॉइल्स आर रिच इन नाइट्रोजन, यानी इन सॉइल्स में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। सेकंड है, दे आर फाउंड इन वेस्टर्न गुजरात, डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्टर्न पश्चिमी गुजरात, ईस्टर्न कोस्ट जो हमारा सुंदरबन का है वहाँ बंगाल का, इन दोनों जगहों पे पाया जाता है। थर्ड, एडिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट हेल्प्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी इन दिस सॉइल। तो अगर हम ऐसे मिट्टियों में अगर कैल्शियम सल्फेट डालें डिहाइड्रेटेड करके, तो वो सैलिनिटी धीरे धीरे सॉइल की कम हो जाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, 2 और 3 ओनली, यानी कि सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। इस सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए ये सॉइल सलाइन यानी कि खारापन, जिनको हिंदी में ऊसर भी बोलते हैं, ये वैसे रह जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is or are the discretionary power enjoyed by the President of India?
तो इनमें से कौन सी ऐसी पावर है जो कि राष्ट्रपति को डिस्क्रिशनरी, कहने का मतलब उनके अपने मन मुताबिक है, मतलब जो वो चाहे वो कर सकते हैं। आपका ऑप्शन पहला है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी खो देते हैं तो वो सदन को भंग कर सकते हैं। सेकंड है ग्रांट पार्डन सेंटेंस टू डेथ बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी को फांसी की सजा दी जाती है या कोई हार्श पनिशमेंट दिया जाता है तो उसको कम या घटा सकते हैं या हटा भी सकते हैं। थर्ड है डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी ये नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली से पहला सही है, सेकंड और थर्ड गलत है। जो पार्डन ग्रांट वाला इनका है पावर वो डिस्क्रिशनरी नहीं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसर्न करके होगा। वहीं डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी भी इनका सोलली नहीं है, ये आर्टिकल 44 में चेंजेस करके कुछ किए गए थे इनमें नेशनल इमरजेंसी को लेके, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था तो उसको ध्यान में रखते हुए कई सारे बदलाव किए गए थे। तो ये भी डिस्क्रिशनरी पावर राष्ट्रपति का नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, with reference to the infrastructure investment trust that is InvIT, consider the following statement। इसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज़ द म्यूचुअल फंड लाइक इंस्टीट्यूशंस दैट इनेबल इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो एक तरीके से म्यूचुअल फंड है जो कि इनेबल करता है इन्वेस्टमेंट को ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा सके। सेकंड है इट इज़ रजिस्टर्ड विद द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी इसको रेरा के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है। जो इनविट है ये रेरा एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली, यानी कि पहला सही है। जो इनविट है ये रेरा एक्ट नहीं बल्कि सेबी के अंदर है, चूंकि इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है इसलिए सेबी के अंदर यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 194 जो था हमारा, उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा with reference to the art and archaeological history of India, which among the following was built earliest। अगर आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल की बात करें इंडिया की तो कौन सा इनमें से टेम्पल है या आर्किटेक्चर बिल्डिंग है जो सबसे पहले बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है ए, द टेम्पल एट अहोल, बादामी एंड पट्टाडकाल। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 195 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है एलिलोपैथी refers to the process of release of chemicals from plant that। एलिलोपैथी एक प्रोसेस है जिसमें से केमिकल प्लांट द्वारा रिलीज किया जाता है, वो क्या है। ए, इनहेबिट्स ग्रोथ ऑफ द अदर प्लांट, जो दूसरे प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है यानी उसको बढ़ने नहीं देता। बी, रिजल्ट इन एफिशिएंट नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सी, इज एसेंशियल फॉर स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, यानी ये जरूरी है ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए। या डी, अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी ये ट्रांसपीरेशन द्वारा मतलब ट्रांसपीरेशन की वजह से जो होता है उसको हम एलिलोपैथी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।